हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी के लिए जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस के, उसको सॉल्व करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी डेली की डेली वीडियोज अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1917 जो है, इसमें कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। कांग्रेस के 32वें अधिवेशन का आयोजन जो है वो 26 से 29 दिसंबर को 1917 के मध्य कलकत्ता में हुआ था और इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था, वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। और कब चुना गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? ऑप्शन है मयूर शर्मन, हरिचंद्र, दंती दुर्ग, हर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दंती दुर्ग। देखिए, दंती दुर्ग या दंती वर्मन मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था और उसकी राजधानी वर्तमान कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में थी। साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार उसने हिरण्यगर्भ नामक एक धार्मिक यज्ञ कराया था। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? ऑप्शन है अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रव्रजन, विवाह। इसका कूट में जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। ये क्या है? ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम है। जनसंख्या वृद्धि जो होती है या जनसंख्या परिवर्तन, इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर और मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बस्ती। तो देखिए, 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम मंदूरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाता है, जबकि बस्ती से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीआईसी के लिए जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस के, उसको सॉल्व करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी डेली की डेली वीडियोज अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1917 जो है, इसमें कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। कांग्रेस के 32वें अधिवेशन का आयोजन जो है वो 26 से 29 दिसंबर को 1917 के मध्य कलकत्ता में हुआ था और इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था, वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। और कब चुना गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? ऑप्शन है मयूर शर्मन, हरिचंद्र, दंती दुर्ग, हर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दंती दुर्ग। देखिए, दंती दुर्ग या दंती वर्मन मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था और उसकी राजधानी वर्तमान कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में थी। साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार उसने हिरण्यगर्भ नामक एक धार्मिक यज्ञ कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? ऑप्शन है 78 ईस्वी सन, 21वीं सन, 98 ईस्वी सन। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शन है 78 ईसा सन, 81 ईसा सन, 98 ईसा सन और 121 ईसा सन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 81 ईसा सन। तो देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईसा सन है। यह प्रतिमा मथुरा से ला करके कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी, यानी 78 ईसा सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की है? शाइस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा, रोशन आरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, जहां आरा। तो औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे छोटी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन है सर एंड्रिच फ्रेजर, H.H. रिजले, बॉड्रिक, A.T. एरुएंडेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। तो देखिए, सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर इनका फुल नाम था। ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा संबंधी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में, मथुरा में, बरनाल में, पटना में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली में। तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान जो है वो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2015 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2018 को लोकार्पित की गई थी। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा दोबारा 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 15, 20, 25, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी। इसमें 530 सदस्यों का राज्यों से तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना निर्धारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोराडो। कोलोराडो जो है ये सबसे बड़ा पठार है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो है तिब्बत का पठार।
अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। तो देखिए, एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती हैं और कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भू क्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनिनो, एक्वेरियस, एक सेकेंड, आगे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ, बिसाऊ, ताइवान, ताइपेई, निकारागुआ, मानागुआ, मालदीव, मलाबो। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मालदीव, मालाबो। ये सही सुमेलित नहीं है। मालदीव की राजधानी जो है माले है। मलाबो जो है ये इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? वोल्गा दोन नहर, साल्ट सेंटी मारी नहर, लुडविग्स नहर, सफ़ेद सागर नहर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है और साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है, जो वर्ष 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। और वोल्गा दोन नहर रूस में स्थित है। वो वहाँ की दो मुख्य नदियों वोल्गा तथा डॉन को आपस में जोड़ती है। और सफ़ेद सागर नहर रूस में स्थित है, जो सफ़ेद सागर तथा लेक अनेगा को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1994, 1995, 1996, 1997। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1996। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई थी। यह पार्क अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यह पार्क 256.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। तो लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाली पार्टी या गठबंधन की पहली प्राथमिकता प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति करने की होती है। संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी स्पीकर नियुक्त किया जाता है और प्रस्तावित नाम को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष का चयन सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक संवैधानिक संस्था है। तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक संस्था, जिनका गठन राज्यों के बीच अंतर राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इनकी संख्या 5 है। यह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा करना तथा सिफारिशें करना है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा बैंक योजना। तो कौन सी योजना कब आरंभ हुई थी उसको कालक्रम में लगाना है।
तो देखिए सबसे पहले जो है वो शुरू हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना। पहला प्रधानमंत्री जन धन योजना ये शुरू हुआ था 28 अगस्त 2014 को। उसके बाद डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये 9 मार्च 2015 को शुरू हुआ था। फिर उसके बाद शुरू हुआ था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद शुरू हुआ था मुद्रा बैंक, देखिए गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया के बाद मुद्रा बैंक योजना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद चौथा हुआ था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2, 4, 3। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, केवल ग्रामीण श्रमिकों को, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, सभी श्रेणी के श्रमिकों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। तो देखिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। 1 अप्रैल 2015 को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी गई है, जबकि इससे पूर्व यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत कुल 10 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ युक्त पोषण के माध्यम से, उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को दूत निवेशकों, जोखिम युक्त पूंजी, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से पूरी की जाती है। इन्हें वित्त पोषण के क्षेत्र में नई पीढ़ी के स्रोत का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1900 ईस्वी, 1888, 1885, 1866। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1866। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, अति अम्लता से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलिमिया से। देखिए बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है, यानी रोग है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति एक ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना है। तो ये क्या है? एक तरह का बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस 32। देखिए रेडियो फास्फोरस का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम। देखिए 25 अगस्त 2015 को जारी वर्ष 2011 के धर्म आधारित जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात सिख समुदाय में, एक सेकेंड, सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सिख समुदाय। देखिए मतलब जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 25 अगस्त 2015 को जारी मतलब जो जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात सिख समुदाय में यानी 903 में है, 903 है। बौद्ध, जैन एवं मुस्लिम समुदाय का लिंगानुपात क्रमशः 965 एवं 940 और 951 है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दशक दिया है और जनसंख्या की 10 की वृद्धि दिया है प्रतिशत में, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2001 से 2011 में 19.05। ये क्या है? ये सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर क्या है? सही है 17.64%। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm है, Hg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? हाइड्रोजन, मरकरी, हाइग्रोमीटर से, हीलियोग्राफ से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी से। तो मनुष्य का औसत रक्तचाप जो है वो 120 से 80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है तो इसमें Hg से तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 2 अंकों की है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं और नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव ही विभाजित होगी 9 से, 10 से, 11 से और 12 से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 से। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? राजीव चौधरी, अनिल कुमार चौधरी, सोमा मंडल, सुनीत शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमा मंडल। तो देखिए, 1 जनवरी 2021 को सोमा मंडल ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। इस पद पर उन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन है, 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस समारोह के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए लोगों पर स्लोगन स्वरैक्ते स्वराष्ट्र रक्षेत है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया। यह तथ्य सही नहीं है, क्योंकि देखिए 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। यह समारोह चौरी चौरा घटना वर्ष के 2022 में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए शुभांकर पर लिखा स्लोगन स्वरक्ते स्वराष्ट्र रक्षेत, यानी अपने रक्त के बलिदान से अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग ने संघ के करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान में 42% की तुलना में 40% हिस्सेदारी राज्यों को दिए जाने की सिफारिश की है। नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने हेतु संघ करों की निवल प्राप्तियों का 2% केंद्र सरकार के पास रखे जाने की सिफारिश की है। इसका सही विकल्प बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 व 2 व दोनों असत्य है, मतलब दोनों ही गलत हैं। देखिए, 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। वित्त आयोग के मुख्य रिपोर्ट को वित्त आयोग कोविड के दौर में 2021 से 2016 के लिए रिपोर्ट शीर्षक से जारी किया गया है। 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर 2021 से 22 से 2025 से 26 तक के वित्तीय वर्षों को शामिल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुपालन में यह अंतिम रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त सिफारिशों में संघ के करों की निवल प्रवृत्तियों का वर्तमान में 42% की तुलना में 41% हिस्सेदारी राज्यों को दिया जाना शामिल है।
अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? मुशफ़िकुर रहीम, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, तमीम इकबाल। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी तमीम इकबाल। 28 जनवरी 2021 को एक सेकेंड, हाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमीम इकबाल। तो देखिए फरवरी 2021 में बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा वह किसी एक देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज भी बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने चटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त है। इसका कथन कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इसका कूट में जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो दोनों कथन सही हैं। तो देखिए 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। यह सूचकांक 0 से 100 अंकों तक विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट तथा 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार यानी वेरी क्लीन है। इस वर्ष सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान यानी इनका स्कोर 88 पर रहे हैं। इस सूचकांक में भारत, मोरक्को, बुर्किना फासो, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, टर्की एवं तिमोर लेस्टे के साथ संयुक्त रूप से 86वें स्थान यानी स्कोर 40 पर रहे हैं। तो आज के ये सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।